थर्ड यूनिट फंक्शनल मैनेजमेंट, उसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट तुम्हारा सेकेंड टॉपिक। डिफाइन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, देखो इसमें भी सेम ऐसा ही है जैसा मार्केटिंग मैनेजमेंट में सीखा था, इसमें भी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग लिखा है, फिर लिखा है ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, लेकिन दो वर्ड इसमें कंबाइन हुए। पहला एक फाइनेंस है और दूसरा मैनेजमेंट है। जहां जहां मैनेजमेंट आता है वहां प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग आएगा। तो पहले चार तुम्हारे वर्ड्स वही है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, लेकिन किसको? तो यहाँ पे मैनेजमेंट का नाम है फाइनेंशियल। तो हम फाइनेंशियल एक्टिविटीज को कंट्रोल करेंगे, मैनेज करेंगे, और उसमें विद इन द ऑर्गेनाइजेशन टू मैक्सिमाइज वेल्थ और वैल्यू। किस लिए? कि हम वेल्थ और वैल्यू को क्या करना चाहते हैं? मैक्सिमाइज, यानी ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड करना चाहते हैं। फाइनेंस इज डिफाइंड एज द प्रोविजन ऑफ मनी एट द टाइम व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। प्रोविजन ऑफ मनी मतलब पैसा लाना जब जरूरत हो तब। एवरी एंटरप्राइज, चाहे बिग स्मॉल, बिग मीडियम स्मॉल, उसको फाइनेंस की जरूरत पड़ती है टू कैरी ऑन इट्स ऑपरेशंस टू अचीव इट्स टारगेट। यानी हर बार जब कभी भी पैसे की जरूरत पड़े तो उसके पीछे रीजन होता है कि चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, बिजनेस को चलाने के लिए, बिजनेस को डेवलप करने के लिए, और बिजनेस की रोज की एक्टिविटीज को चलाने के लिए उसको जरूरत पड़ेगी। इनफैक्ट फाइनेंस इज सो इनडिस्पेंसेबल, लिखा है ब्रैकेट में, नेसेसरी टुडे, दैट इट इज राइटली सेड दैट, कि उसको हम क्या मानते हैं? ब्लड ऑफ द एंटरप्राइज, यानी खून की तरह से माना जाता है, उसके बिना बिजनेस बंद हो जाएगा। विदाउट एडिक्वेट फाइनेंस नो एंटरप्राइज कैन पॉसिबली अकम्प्लिश इट्स ऑब्जेक्टिव्स। अब गुथमैन एंड डगल, बिजनेस फाइनेंस कैन बी ब्रॉडली डिफाइंड एज द एक्टिविटी कंसर्न विद द प्लानिंग। सबसे पहले प्लानिंग, फिर उसके बाद में रेजिंग यानी पैसा लाना, उसके बाद में उसको कंट्रोल करना, और एडमिनिस्ट्रेट, इसका मतलब एडमिनिस्ट्रेट करना, उसका मतलब उसको चेक करना कि बराबर से ध्यान से वो पैसा यूज किया जाता है कि नहीं। द फंड्स यूज इन द बिजनेस, जोसेफ और मैसी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द ऑपरेशनल एक्टिविटी। अब देखो इसको क्या बोला गया? ऑपरेशनल, मतलब रोज की एक्टिविटी है, ऑफ अ बिजनेस दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्टेनिंग एंड इफेक्टिवली यूटिलाइजिंग द फंड्स नेसेसरी फॉर एफिशिएंट ऑपरेशन। किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए हमको पैसे की जरूरत पड़ेगी, यानी पहले लिखा है कि ऑब्टेनिंग यानी पैसा लाना, और उसके बाद में इफेक्टिवली यूटिलाइज करना, मतलब पैसा वेस्ट नहीं होना चाहिए जो भी पैसा आता है वो। अब फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। A financial manager has to concentrate on the following areas of the finance function. सबसे पहले लिखा है एस्टिमेटिंग फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, जरूरत कितनी है। सिंपल, ये पूरा क्वेश्चन है, लेंदी है लेकिन बहुत सिंपल है। उसके टॉपिक जो है ना, मेन पॉइंट उसको याद करें। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को पहले चेक करो, उसको एस्टिमेट करना है आपको। इसके लिए हम क्या करेंगे? फाइनेंशियल प्लान बनाएंगे, और वो फाइनेंशियल प्लान दो चीजों को ध्यान में रख के बनाया जाता है, हमारी प्रेजेंट रिक्वायरमेंट को और फ्यूचर रिक्वायरमेंट को ध्यान में रख के बनाया जाता है। द अमाउंट रिक्वायर फॉर परचेसिंग फिक्स असेट और वर्किंग कैपिटल, दोनों चीज, वर्किंग कैपिटल कुछ है ना फिक्स तरह की होती है, यानी आपके बिजनेस में हमेशा रहती है। अगर कोई डेटर पैसा दे जाएगा तो दूसरा गुड्स खरीद के भी जाएगा, तो मतलब पैसा रोटेशन में भले रहता है लेकिन उसके बावजूद भी कुछ जगह पे पैसा ब्लॉक रहता है वर्किंग कैपिटल का। तो हमको फिक्स एसेट के लिए भी पैसा चाहिए और साथ में वर्किंग कैपिटल के लिए भी पैसा चाहिए। द एस्टिमेशन शुड बी बेस्ड ऑन द साउंड फाइनेंशियल प्रिंसिपल सो दैट नीदर देर आर इनएडिक्वेट और एक्सेस फंड। देखो दो तरह की चीजें, इनएडिक्वेट फंड्स यानी पैसा नहीं होना, तो इसका मतलब तुम्हारे क्रेडिटर्स तुम्हारे ऊपर हमेशा चिल्लाते रहेंगे कि तुम पैसे टाइम पे नहीं दे रहे हो। और अगर एक्सेस फंड होगा ना तो इसका मतलब आप बेकार में ब्याज भर रहे हो, या तो तुम्हारा इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी को तुमने खो दिया है, कि जो पैसा तुम्हारे पास बेकार में पड़ा रहा है उसको इन्वेस्ट करके तुम कोई जगह से पैसा ला सकते हो, उसकी जगह पे तुमने वैसे ही उसको पड़ा रखा हुआ है। द इनएडिक्वेसी विल अफेक्ट द वर्किंग ऑफ द कंसर्न। इनएडिक्वेसी से तुम्हारा वर्किंग खत्म हो जाएगा, और अगर एक्सेस फंड है तो इससे मैनेजमेंट को ऐसा लगेगा कि एक्स्ट्रावेगेंट, एक्स्ट्रावेगेंट यानी उड़ाऊ खर्चा करे। एक्स्ट्रावेगिंग स्पेंडिंग लिखा है ना, उसका मतलब उड़ाऊ खर्च करवा, अननेसेसरी। और टेम्प्ट लिखा है, इसका मतलब लालच होना, यानी मैनेजमेंट इस बात के लिए ललचाएगा कि हमें ने पैसे ज्यादा ही नहीं लाओ, खर्चा करते जाए। फिर डिसाइडिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। अब पहले मीनिंग समझना है कि कैपिटल स्ट्रक्चर यानी क्या। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या कि तुम्हारे पास दो तरह की कैपिटल होती है, एक फिक्स कैपिटल और दूसरी वर्किंग कैपिटल।
तो फिक्स कैपिटल में कितना पैसा और वर्किंग कैपिटल के लिए कितना पैसा चाहिए वो अपने डिसाइड करना है. द कैपिटल स्ट्रक्चर रिफर्स टू द काइंड एंड प्रपोर्शन ऑफ द डिफरेंट सिक्योरिटीज फॉर रेजिंग फंड. पैसा लाने के लिए आपको कहाँ कहाँ पे कितनी चीजों की जरूरत पड़ेगी. आफ्टर डिसाइडिंग अबाउट द क्वांटम ऑफ फंड्स रिक्वायर्ड, क्वांटम यानी क्वांटिटी, जरूरत पैसे की, it should be decided which type of security should be raised. किस तरह की सिक्योरिटी को लाना चाहिए. जैसे कि एक बात समझो, आपको फिक्स असेट लानी है तो लॉन्ग टर्म के लिए चलेगी वो, तो लॉन्ग टर्म के लिए पैसा अपने यूज कर सकते हैं. लॉन्ग टर्म फंड शुड बी एम्प्लॉयड टू फाइनेंस वर्किंग कैपिटल ऑल्सो. कुछ वर्किंग कैपिटल ऐसी है ना जो बिजनेस में, मैंने बोला आगे, रोटेट करती रहती है, यानी एक बार पैसे आएंगे वापस वो पैसे चले जाएंगे. तो ये गोल गोल घूमती हुई कैपिटल हमेशा फिक्स तरह से आपके बिजनेस में रह जाती है. तो इसके लिए भी आपको लॉन्ग टर्म फंड्स की जरूरत पड़ेगी. डिसीजन अबाउट वेरियस सोर्सेज ऑफ फंड, यानी पैसा कहाँ से आएगा उसका डिसीजन कैसे लिया जाता है. कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स, यानी उस जगह से जहां से पैसा आप लेते हो वहां से पैसा लाने में खर्चा कैसा होता है. खर्चा किस तरह से होता है, पैसा लाने का भी खर्चा है और पैसे का इंटरेस्ट लेने का भी खर्चा है आपको. तो दो तरह के खर्चे ध्यान में रखे जाते हैं. इफ कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड इज हाई, यानी पैसा लाने का खर्चा अगर ज्यादा है, देन सच सोर्सेज मे नॉट बी यूजफुल, तो वो जगह से पैसा नहीं आना चाहिए. अ डिसीजन अबाउट द काइंड ऑफ सिक्योरिटीज टू बी एम्प्लॉयड एंड द प्रपोर्शन इन विच दिस शुड बी यूज इज एन इंपॉर्टेंट डिसीजन विच इन्फ्लुएंस द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग ऑफ द एंटरप्राइज. अब ये ना, इफ कॉस्ट ऑफ फंड इज हाई, वहां से लेके एंटरप्राइज तक जाने दो, मत लिखना. कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड बराबर है, बाकी का हमको समझाने के लिए लिखा गया है, आपको लिखना नहीं है उसको. फिर सिलेक्टिंग अ सोर्स ऑफ फाइनेंस. सोर्स यानी कहां से पैसा आएगा. देखो ऊपर तो लिखा, पहले पहला देखो स्टेप क्या था, पहले हम फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को पहले देखेंगे कितने पैसे की जरूरत है. दूसरा, हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर क्या रहेगा, हम फिक्स कैपिटल कितनी लाएंगे, लॉन्ग टर्म की कितनी लाएंगे, शॉर्ट टर्म की वो देखेंगे. अब कहां से पैसे लाएंगे, यानी इक्विटी शेयर से आएंगे पैसे, डिबेंचर से आएंगे, या फाइनेंशियल डिपॉजिट. फाइनेंशियल डिपॉजिट यानी 36 महीने की डिपॉजिट मैक्सिमम हो सकती है. इफ द फाइनेंस इज नीडेड फॉर शॉर्ट पीरियड्स तो हम बैंक के पास जा सकते हैं और पब्लिक के डिपॉजिट के पास जा सकते हैं. बस यहां तक, फाइनेंशियल के बाद आगे कुछ बनता नहीं है. फिर सिलेक्टिंग अ पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट. व्हेन फंड हैव बीन प्रोकर्ड, यानी जो भी पैसे है वो हैव बीन प्रोकर्ड, देन अ डिसीजन अबाउट इन्वेस्टमेंट पैटर्न इज टू बी टेकन. इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, पैटर्न, उसका तरीका क्या होगा. द सिलेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट पैटर्न is related to the use of funds. A decision has to be taken as to which assets are to be purchased. हम डिसीजन ये लेंगे कि कौन सी असेट को सबसे प्रायोरिटी बेस के ऊपर, यानी सबसे तात्कालिक परचेस करने की जरूरत है. द फंड विल हैव टू बी स्पेंट फर्स्ट इन फिक्स असेट. पहले फिक्स असेट में पैसा, क्योंकि मशीनरी नहीं होगा तो मटेरियल कहाँ जाएगा. एंड अप्रोप्रिएट पोर्शन विल बी रिटेन फॉर द वर्किंग कैपिटल. पोर्शन यानी हिस्सा, और एक हिस्सा अपने किसके लिए रखेंगे, वर्किंग कैपिटल के लिए. द डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स सच एज कैपिटल बजटिंग. अब देखो कैपिटल बजटिंग मतलब क्या, कि कितने परसेंटेज कौन सी कैपिटल लानी है उसको कैपिटल बजटिंग बोलते हैं. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एनालिसिस. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या, कि अगर मैं पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट ना करूं और किसी दूसरी जगह इन्वेस्ट करता हूं और वहां से मुझे ज्यादा रिटर्न मिलता हो, तो मैं बेवकूफ इंसान हूं कि मैं बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करूंगा. मुझे बिजनेस में नहीं करना चाहिए. Opportunity cost analysis may be applied in decision making about capital expenditure. While spending in various assets, हम क्या क्या ध्यान में रखेंगे, पैसा सेफ है कि नहीं वो देखेंगे, यानी सेफ्टी देखी जाएगी. दूसरा, पैसा रिटर्न देता है कि नहीं, मतलब उसके प्रॉफिट आता है कि नहीं वो देखा जाएगा. और तीसरा, लिक्विडिटी, यानी जब चाहे उसको तब वापिस लाया जा सकता है कि नहीं. लिक्विडिटी का मतलब प्रवाहिता, इसका मतलब होता है कैश में कन्वर्ट करने की तुम्हारी एबिलिटी. जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाए तो तुम्हारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, इसको इग्नोर नहीं करना है. फिर आता है प्रॉपर कैश मैनेजमेंट. कैश मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर. ही हैज टू असेस, असेस यानी चेक करना, द वेरियस कैश नीड्स एट डिफरेंट टाइम्स.
एंड देन मेक अरेंजमेंट फॉर अरेंजिंग कैश। फिर कब कब पैसे की जरूरत पड़ेगी, कैश मैनेजमेंट का मतलब क्या, कहाँ कहाँ पैसे की जरूरत पड़ेगी, कब कब पैसे की जरूरत पड़ेगी ना, वो चेक करना। पता है मैं जो पढ़ा रहा हूँ ने, वो अकाउंट का एक सब्जेक्ट है पूरा। ये हर चीज है ना, एक एक चैप्टर है जो तुम पढ़ रहे हो ना वो। जैसे कैपिटल बजटिंग पूरा एक चैप्टर है, ये जो कैश मैनेजमेंट है ना और क्रेडिट मैनेजमेंट पूरा एक चैप्टर है, उसके समझ आते हैं। इसलिए कंसेप्ट बिल्कुल तरह से एकदम क्लियर हो जाता है मेरा, पर्टिकुलरली जब थियरी पढ़ाते हैं तो देखो यहाँ पे ये जो लिखा है ना कि कब पैसे की कितनी जरूरत पड़ेगी। तो कई बार क्या पैसे 2 महीने के लिए ब्लॉक हो जाते हैं, जैसे कि मेरा डेटर है, मुझे मेरे पास से गुड्स खरीद के तो चला गया। अब मुझे पता है कि हर बार डेटर 2 महीने में पैसे रिटर्न करते हैं, तो इसका मतलब 2 महीने तक वो पैसे मुझे भूल जाने के। तो अब मुझे पैसे की जरूरत पड़ेगी ना, क्योंकि स्टॉक कहाँ से लाऊंगा, रॉ मटेरियल का। तो वो सबके लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, वो चेक करके हमको कैश मैनेजमेंट करना है। Cash needs at different times and then make arrangements for arranging cash. कैश में भी रिक्वायर टू मेक पेमेंट आया ना, क्रेडिटर्स को पे करने के लिए, रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए, वेज बिल यानी पगार देने के लिए, और डेली एक्सपेंस को पे करने के लिए। द सोर्सेस, अब कैश कहाँ से आती है, तो कैश सेल्स करेंगे। कैश में अगर बेचेंगे तो पैसा आएगा। कलेक्शन ऑफ डेट्स, जिन लोगों ने पहले उधार लिया था वो वापस पैसे देंगे, उसको कलेक्शन ऑफ डेट कहते हैं। फिर शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट, शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट विद द बैंक्स, बैंक के पास से पैसा लाना। द कैश मैनेजमेंट शुड बी सच दैट नीदर, वापिस वही आया कि शॉर्टेज नहीं होना चाहिए पैसे का, या तो पैसा आइडल यानी बेकार नहीं पड़ा रहना चाहिए। द एनी शॉर्टेज ऑफ कैश विल डैमेज द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द एंटरप्राइज। अगर कैश कम हुई ने तो एंटरप्राइज की मार्केट में रेपुटेशन खराब हो जाएगी। द आइडल कैश विद द बिजनेस मीन दैट इट इज नॉट प्रॉपरली यूज्ड। Through cash flow statement, one is able to find out various sources and applications of cash. यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट हमको बनाना पड़ता है। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट भी पूरा एक चैप्टर तुमने सीखा हुआ है, रोकड़ प्रवाह मेड़ तूने की। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट किस लिए होता है कि पैसा कहाँ से आएगा और पैसा कहाँ जाएगा, उसको अपने ने फंड फ्लो स्टेटमेंट भी बनाते हैं, जिसमें हम यूजेस ऑफ या तो एप्लीकेशन ऑफ फंड एंड सोर्सेज ऑफ फंड लिखते हैं। अब इम्प्लीमेंटिंग फाइनेंशियल कंट्रोल्स एंड एफिशिएंट सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट नेसेसिटेट्स, नेसेसिटेट्स का मतलब जरूरी है, द यूज ऑफ वेरियस कंट्रोल डिवाइसेस। अब इसमें एक तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तुम्हारे इन्वेस्टमेंट पे कितना रिटर्न मिलेगा वो चेक करेंगे, जिसको आरओआई बोला जाता है। फिर रेशियो एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस यानी गुणोत्तर, जो पिछले साल किया था वो तुम्हारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का हिस्सा था। फिर इसके बाद में ब्रेक इवन एनालिसिस, ब्रेक इवन का मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। फिर कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट नीचे जानी चाहिए, कम होनी चाहिए, और कॉस्ट और इंटरनल ऑडिट, दो तरह की ऑडिटिंग है। फिर कॉस्ट ऑडिट का मतलब क्या, जिसमें सिर्फ कॉस्ट को देखा जाता है, और इंटरनल ऑडिट का मतलब क्या कि एक इंसान हर चीज को संभालेगा नहीं, और वैसे भी एक ट्रांजेक्शन 3 अलग अलग हाथों में से जाने चाहिए, तो उसको इंटरनल ऑडिट बोला जाता है, इंटरनल कंट्रोल बोला जाता है। और इंटरनल ऑडिट का मतलब क्या कि आप ऑडिटर के आने से पहले अपने अकाउंट को पूरी तरह से रेडी रखें, और अकाउंट को पहले से अपने ही इंसानों के पास से चेक करवा ले, अपने अकाउंटेंट के पास से चेक करवा ले। द यूज ऑफ वेरियस कंट्रोल टेक्निक्स, अब कंट्रोल टेक्निक्स, इससे क्या होता है कि परफॉर्मेंस, आपकी कैश का मैनेजमेंट कैसे हो रहा है, आपकी कैश जो आपने इन्वेस्ट की है वो वापस आ भी रहे कि नहीं, वो देखा जाता है, यानी अलग अलग एरियाज कितना अच्छा परफॉर्म करता है वो बताया जाएगा। एंड टेक करेक्टिव मेजर्स वेन एवर नीडेड, जब जरूरत पड़े तब हम, जरूरत पड़े तब करेक्टिव मेजर मतलब उसको सुधार सके, એને કરેક્ટ કરી શકાય, જ્યાં ભૂલો હોય ને ત્યાં સુધારી શકાય। अब પ્રોપર યુઝ ઓફ સરપ્લસીસ, સરપ્લસ यानी વધારાનો પૈસા, વધારાના પૈસાનો બરાબર યુઝ થાય। ધ યુટિલાઇઝેશન ઓફ પ્રોફિટ્સ ઓર સરપ્લસીસ એઝ also an important factor in financial management। चाहे एज लिखा है ना वहाँ इज लिख दो, वो इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि जुडिशियस, जुडिशियस का मतलब केयरफुल, हम तो समझदारी पूर्वक के भाई। यूज ऑफ सरप्लस इज एसेंशियल फॉर द एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन प्लान, एक्सपांशन यानी विस्तरण करूं, डाइवर्सिफिकेशन यानी एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस में जाना, एंड ऑल्सो प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स। द प्लाइंग बैक ऑफ प्रॉफिट यानी नफानु पुनः रोकाण, फ्लाइंग बैक ऑफ प्रॉफिट यानी अपना प्रॉफिट अपने वापस यूज करे, संभाल के रखे, ये बेस्ट पॉलिसी है ऑफ फर्दर फाइनेंसिंग।
A balance should be struck in raising the funds for paying dividends and retaining earnings for financial expansion plan. बैलेंस दो चीजों में होना चाहिए। देखो किसके लिए, ध्यान देना, अगर मैं डिविडेंड कम देता हूं तो शेयर होल्डर नाराज हो जाएंगे, तो डिविडेंड भी अच्छा देना है, साथ में पैसा भी मुझे फ्यूचर के लिए साइड पे रखना है। इन दोनों के बीच में बैलेंस करना बहुत जरूरी हो जाता है। अब ये हुआ तुम्हारा पहला क्वेश्चन। अब इसके अंदर व्हेन डज अ बिजनेस नीड फाइनेंस, बिजनेस को पैसे की जरूरत कब पड़ेगी। 100% कॉलेज का मटेरियल जो है ना, उन्होंने बुकलेट दी थी, अब तो वो प्रोवाइडेड नहीं करते, 2 साल पहले वही है इसे। फाइनेंस प्लेज अ crucial role in businesses across various aspects and stages of operations. Some of the key needs of finance in a business include, सबसे पहले पैसे की जरूरत कब पड़ेगी, इनिशियल कैपिटल के लिए, शुरुआत में पैसे की जरूरत पड़ेगी, यानी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, और उसका इनिशियल सेटअप कॉस्ट, जैसे इक्विपमेंट लाना, ऑफिस स्पेस खरीदना, यानी जहां पे आप काम करोगे वो काम की जगह, फिर लाइसेंस लेना और परमिट लेना, गवर्नमेंट से लाइसेंस या तो परमिशन लेने की जरूरत पड़ती है। दिस कैपिटल इज एसेंशियल फॉर गेटिंग द बिजनेस ऑफ द ग्राउंड। ऑफ द ग्राउंड यानी तो बिजनेस को स्टार्ट करना, ऑफ द ग्राउंड का मतलब स्टार्ट एंड ऑपरेशनल। फॉर गेटिंग द बिजनेस स्टार्टेड लिख दो, ऑफ द ग्राउंड ना याद रहे तो ऑफ द ग्राउंड को निकाल के वहां पे स्टार्टेड लिख दो, एंड ऑपरेशनल। फिर आता है उसके बाद में ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस यानी एक सिंगल वर्ड में याद रखना है, डे टू डे एक्सपेंस, जिसमें सैलरी आ गया, रेंट आ गया, यूटिलिटीज, यूटिलिटीज मतलब जो चीजें तुम यूज करते हो ना, जैसे पानी, इलेक्ट्रिसिटी, उन सब का बिल, इन्वेंट्री और मार्केटिंग। एडिक्वेट फंडिंग इंश्योर स्मूथ ऑपरेशंस एंड द एबिलिटी टू सस्टेन ऑनगोइंग एक्टिविटीज। एक्टिविटी चलती रहेगी और हम कहीं पे भी रुकेंगे नहीं, ये देखा जाता है। फिर एक्सपांशन एंड ग्रोथ, फाइनेंस इज नेसेसरी फॉर एक्सपांडिंग बिजनेस ऑपरेशंस, एंटरिंग न्यू मार्केट्स। फाइनेंस किस लिए जरूरी है, एक तो बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए, नए मार्केट में एंटर होने के लिए, नई प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए, सर्विस को लॉन्च करने के लिए, एंड एक्वायरिंग एडिशनल एसेट, एक्स्ट्रा एसेट्स अगर आपको चाहिए उसके लिए। फंडिंग ग्रोथ इनिशिएटिव्स कैन हेल्प बिजनेसेस इंक्रीज मार्केट शेयर, यानी ग्रोथ में हम पैसा इन्वेस्ट इसलिए करते हैं जिससे मार्केट में हमारा शेयर बढ़ता जाए, हमारी कंपनी की प्रोडक्ट का शेयर मार्केट में बढ़ता जाए, रेवेन्यू यानी मतलब आवक बढ़ती जाए, और उसके साथ प्रॉफिट हमारा बढ़ता जाए। फिर इन्वेस्टमेंट इन असेट, कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, टेंजिबल असेट यानी दृश्य मिलकतों, जिसमें मशीनरी, इक्विपमेंट, व्हीकल और रियल एस्टेट, रियल एस्टेट यानी प्रॉपर्टी आती है। साथ में इनटेंजिबल असेट, जिसमें पेटेंट है, ट्रेडमार्क, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इसमें क्या आता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में ये पेटेंट भी आ जाता है, साथ में किसी के पास से फ्रेंचाइजी राइट लेना, उसकी चीज को प्रोड्यूस करने का, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में आता है। किसी ने कुछ बनाया और उसकी बनावट को हम सीधा अप्लाई कर ले अपने बिजनेस के अंदर, उसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बोला जाता है। या दिमाग से काम होता है सब कुछ। दिस इन्वेस्टमेंट्स एनहांस प्रोडक्टिविटी, इससे काम ज्यादा होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी, और साथ में बाजार में कंपटीशन में आप टिक पाओगे, जिसको कॉम्पिटिटिवनेस बोलते हैं, जिसको बोलते हैं स्पर्धात्मकता। अब आता है उसके बाद में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए भी आपको पैसे की जरूरत है। Business require finance to invest in research and development activities aimed at innovation, product improvement, and staying ahead of competitors. R&D investments can lead to the development of new products. रिसर्च एंड डेवलपमेंट से क्या होता है, नई प्रोडक्ट हम डेवलप कर पाते हैं, नए प्रोसेस की इजाद कर पाते हैं, और नई टेक्नोलॉजी हम बिजनेस में ला पाएंगे। यानी अगर मुझे कंपटीशन से आगे बढ़ना है, स्टेइंग अहेड ऑफ कॉम्पिटिटर्स लिखा है ना, उसका मतलब मुझे अगर अपने कॉम्पिटिटर्स से आगे बढ़ना है तो मुझे अपनी प्रोडक्ट में नयापन दिखाना पड़ेगा। ग्रेट एग्जाम्पल, बहुत सारी ऐसी कंपनी जो मार्केट में अब है ही नहीं। बुश नाम की एक कंपनी थी अहमदाबाद में, वेस्टर्न नाम की एक कंपनी थी, टीवी बनाती थी, WESTON नहीं, वेस्टर्न। पर उस कंपनी का एक मोटिव था कि टीवी की क्वालिटी सबसे बेस्ट होनी चाहिए, तो मिकेनाइजेशन के ऊपर उसने बिलीव नहीं किया। मार्केट में एक चौथाई 25% शेयर अकेले उस टीवी का था, एक ब्रांड का खाली। और कलर टीवी के अंदर ऐसा मानते थे ने कि उसके जैसी इंडियन ब्रांड कोई अवेलेबल नहीं है। पर क्या किया उसने, मिकेनाइजेशन अडॉप्ट नहीं किया, उसकी कॉस्ट बढ़ती गई,
और रिसर्च एंड डेवलपमेंट ना करने के कारण धीमे धीमे मार्केट से वो गायब हो गई, आज है ही नहीं वो कंपनी, कुछ भी नहीं करती हो, पूरी कंपनी बैंकरप्ट हो गई, बंद हो गई। समझे? तो R&D ना करो ने तो तुम्हारी कंपनी के टिकने के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाए। कुछ कंपनी R&D के बिना खाली मार्केटिंग पे चलती है। जैसे तुम मोबाइल फोन लेते हो ना, हर 2 महीने में नया फोन निकलता है, और इसमें खाली कॉस्मेटिक चेंजेज होते हैं, थोड़े बहुत चेंज करके वही चीज आपको थमा दी जाती है। मैं कई बार लोगों को समझाता हूँ, रैम मत देखो, पहले प्रोसेसर देखो। पर प्रोसेसर के बारे में हाईलाइट करेंगे नहीं, क्योंकि रैम आसान है करना, कि 16 GB की रैम बोल दिया तो तुम वाह खुश हो गए, 16 GB की रैम। पर मेरा पेट जितना उतना मैं खाऊंगा ना। अगर प्रोसेसर 7 सीरीज का हो तो 16 GB की रैम काम की नहीं है, उसके लिए 8 जनरेशन का प्रोसेसर चाहिए। तो आप 8 GB से ऊपर की रैम की बात कर सकते हो। पर क्या करते हैं, अपने प्रोसेसर देखते नहीं है, अपने बोलते 12 GB की रैम है, 16 GB की रैम है, थक गए बस उसमें। पर जितनी भूख होगी उतना हजम करेगा ना, पेट જ नहीं है तो कहाँ से खाएगा वो। यानी प्रोसेसर पावरफुल नहीं है तो रैम को पूरा यूज भी नहीं करेगा। तो आप बेकार में जो दूसरी 8 GB रैम का है ना पैसा दे के चले आए। समझे ना, ये इंडियन मार्केट में चोरी चकारी चलती है। क्योंकि इंडियन मार्केट में क्या है, कि किसी को भी बोले ना इतने मेगापिक्सल कैमरा, पर वो मेगापिक्सल टॉप नॉच पे कभी जाता ही नहीं है। अगर कोई बोले ना 500 मेगापिक्सल, तो भी नॉर्मल डे लाइट के अंदर वो 500 मेगापिक्सल के अंदर नहीं जा पाएगा। सारे कलर तुम्हारे सामने हो ने, और सारे कलर को प्रोड्यूस करने की बात आए ना, तो कैमरा नहीं होता, उसका प्रोसेसर होता है। जो पीछे है ना एक सेंसर होता है, वो सेंसर का पिक्सल होता है। कैमरा तो खाली ग्लास है, उसका कोई काम भी नहीं है उसके अंदर। पर क्या उसको ज्यादा से ज्यादा बाहर निकाला जाता है ना, तो इसमें बड़ा कैमरा है, इसमें बड़ा कैमरा है, कोई काम का नहीं है। ये R&D करते नहीं है, ये सिर्फ एक ही प्रोडक्ट को बार बार नया नया नाम लेके चिपकाते जाते हैं। और हम खुश होते जाते हैं, देखो हमने लेटेस्ट फोन खरीदा, पर लेटेस्ट होता ही नहीं है वो वही 2 साल पुराना ही है। ये एक बैच वाइज प्रोडक्शन करते हैं चाइनीज कंपनी। अब वर्किंग कैपिटल देखो, रोज की कैपिटल, finance is needed to manage working capital requirements including maintaining optimum levels of inventory, यानी बेस्ट लेवल इन्वेंट्री का रखना है। अकाउंट रिसीवेबल कितना और अकाउंट्स पेएबल कितना। अकाउंट रिसीवेबल का मतलब कितने पैसे आने वाले हैं, और पेएबल यानी कितने देने के हम। अकाउंट रिसीवेबल यानी डेटर्स, और अकाउंट पेएबल यानी क्रेडिटर्स। सफिशिएंट वर्किंग कैपिटल से लिक्विडिटी मतलब तुम्हारे हाथ में कैश बचेगी, और इससे हम शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन यानी 6 महीने 2 महीने का पेमेंट जो बाकी है ना वो कर पाएंगे हम। अब रिस्क मैनेजमेंट में फाइनेंस इज एसेंशियल फॉर मैनेजिंग फाइनेंशियल रिस्क सच एज मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क। businesses need finance to implement risk mitigation strategies। रिस्क मिटिगेशन यानी दूर करना, मिटिगेशन का मतलब दूर करना। सच एज हेजिंग, हेजिंग का मतलब अभी शेयर मार्केट डाउन चल रहा है, तो मेरे पास अगर पोर्टफोलियो के अंदर गोल्ड भी और शेयर भी हो ने, तो शेयर मार्केट का नुकसान मेरा गोल्ड भरपाई कर देता है। तो एक का नुकसान दूसरा भर पाए ना, उसको अपने हेजिंग बोलते हैं। यानी हम पोर्टफोलियो में अलग अलग चीजें रखे ने, तो एक में होने वाला नुकसान दूसरा अगर बढ़ सकता है तो हमने हेजिंग किया, ऐसा बोला जाता है। फिर इंश्योरेंस, फिर डाइवर्सिफिकेशन यानी बिजनेस को बदलना, और कंटिजेंसी प्लानिंग। एक एक्सीडेंटल, जैसे अभी देखो, अभी जैसे जैसे मोरबी की सारी कंपनीज बंद हो गई, जो टाइल्स बनाने वाली कंपनी उसको गैस की जरूरत पड़ती है, गैस है ही नहीं, तो कंपनी 50% प्रोडक्शन कर रही है, तो कुछ कंपनी 25% प्रोडक्शन पे चल रही है। कारण यही है कि उनके पास रॉ मटेरियल नहीं है, तो ये कंटिजेंट प्लान उसके पास होना चाहिए, पर वो प्लान बना ही नहीं सकते कि इलेक्ट्रिसिटी से चलाने वाली फर्नेस अब वो इंस्टॉल करे। कुछ कंपनी ऐसा, जैसे एशियन टाइल्स वाले के पास कभी भी PNG या तो CNG या फिर LPG था ही नहीं, वो इलेक्ट्रिसिटी से पूरा का पूरा अपना काम करती थी, तो वो आज बराबर धमधोकार चल रही है, और उसका मार्केट भी डेवलप हो रहा है। कंप्लायंस एंड रेगुलेशन, कंप्लायंस यानी रूल्स को मानना, उसको कंप्लायंस बोलते हैं। रूल्स इन्हें मानવું એ compliance કહેવાય, અને રેગ્યુલેશન એટલે નિયમ। फाइनेंस इज रिक्वायर्ड टू इंश्योर कंप्लायंस विद वेरियस फाइनेंशियल रेगुलेशन। जैसे बोला गया कि आपको फायर के लिए सारी चीजें मुहैया करानी पड़ेगी आपके बिजनेस के अंदर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फायर एक्सटिंग्विशर लाने पड़ेंगे, बराबर। फिर होस पाइप, टैंक के साथ में उसका कनेक्शन, पूरी पाइपिंग करानी पड़े, ये सब के लिए आपका खर्चा जरूरी है। तो ये कंप्लायंस के लिए आपका खर्चा हो गया। आपके बिजनेस को ये जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने बोला आपको करना पड़ा। टैक्स ऑब्लिगेशन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। एडिक्वेट फंडिंग एनेबल्स टू
बिजनेस इज टू हायर क्वालिफाइड प्रोफेशनल, अच्छे लोग तुम्हारे पास आएंगे, क्वालिफाइड लोग, और इम्प्लीमेंट इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल का मतलब हम यहाँ पे अकाउंटिंग इतना अच्छा करें ना कि अपने यहाँ से किसी को दूसरे को चेक करने की जरूरत ना पड़े। एंड ऑडिट कंडक्ट करना, ऑडिट का मतलब चेक करना कि बराबर से अकाउंट ड्रॉ किया गया है कि नहीं। फिर डेट सर्विसिंग, डेट सर्विसिंग मतलब कि मैंने लोन लेके रखी है तो उसका इंटरेस्ट का पेमेंट करना, वो डेट सर्विसिंग हो गया। और उसका प्रिंसिपल अमाउंट पे करना, वो भी डेट सर्विसिंग हो गया। यानी जो पैसे मैंने किसी के पास से उधार लिए उसका ब्याज देना और उसका असल वापस करना, ये दोनों चीजें डेट सर्विसिंग में आ जाती है। तो लोन और बॉन्ड के ऊपर हमको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा, तो प्रिंसिपल का रीपेमेंट करना पड़ेगा। प्रॉपर डेट मैनेजमेंट इंश्योर्स दैट द बिजनेस मेंटेन्स अ हेल्दी फाइनेंशियल पोजीशन एंड अवॉइड्स डिफॉल्ट। डिफॉल्ट यानी कोई भी तरह से डिफॉल्ट ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कोई भी इंस्टॉलमेंट चूक जाए। डिफॉल्ट का मतलब क्या, कोई पैसा ना भरना, इसका मतलब डिफॉल्ट होता है। फिर इमरजेंसी फंड्स, फाइनेंस इज नेसेसरी टू एस्टैब्लिश सडन इकोनॉमिक डाउनटर्न्स। डाउनटर्न्स यानी मतलब मंदी, जब मंदी का माहौल हो ना तब। नेचुरल डिजास्टर, जैसे बारिश आ जाए एकदम ज्यादा और नुकसान हो जाए। सप्लाई चेन इमरजेंसी फंड्स, सप्लाई चेन अगर टूट जाए तो उस वक्त इमरजेंसी फंड कहाँ से आएंगे, रिजर्व्स टू एड्रेस अनफोर्सिन इवेंट, डिसरप्शन और लीगल डिस्प्यूट। कई बार कैसा होता है, डिसरप्शन यानी रुक जाना काम का, और लीगल डिस्प्यूट यानी केस हो जाना हमारी कंपनी के ऊपर। हैविंग फाइनेंशियल रिजर्व्स प्रोवाइड्स अ कुशन, कुशन यानी तकियों के वाइन, और यहाँ तकियों नहीं यानी सपोर्ट, against unexpected shock and helps the business weather challenging times। helps the business weather challenging times यानी मतलब कितना भी खराब टाइम क्यों ना हो, उस टाइम पे इसको हम बिजनेस को संभाल पाते हैं। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि फाइनेंस की जरूरत हर जगह पे है। क्वेश्चन नंबर 10, स्टेट वेरियस सोर्सेस ऑफ फाइनेंस एंड एक्सप्लेन ईच ऑफ देम। बिजनेस इज यूटिलाइज वेरियस सोर्सेज, फाइनेंसिंग सोर्सेज, यानी पैसा लाते कहां से हैं, वो बता। इंटरनल सोर्स भी है और एक्सटर्नल सोर्स भी है। इंटरनल यानी अपने खुद के पास से पैसे लाना, एक्सटर्नल यानी बाहर से, टू मीट फाइनेंशियल नीड्स एंड सपोर्ट ग्रोथ। द चॉइस ऑफ सोर्सेज डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स लाइक, ये कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करे। सबसे पहले तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनेंस लाने के लिए, रिस्क एपेटाइट यानी कितना जोखिम ले सकता है, एपेटाइट यानी भूख, एंड मार्केट की कंडीशन, भूख भूख जो भूख लगती है ना वो। अब इंटरनल सोर्सेस, इंटरनल सोर्सेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से आते हैं पैसे, rather than seeking external financing from investors और lenders। जो लोग पैसा देते हैं उनके पास से पैसा लेने जाने की जरूरत नहीं है। इंटरनल सोर्सेज फाइनेंस, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस ऑफर एडवांटेजेस सच एज ग्रेटर कंट्रोल, क्योंकि मेरा पैसा मैं जैसे भी यूज करूँ, कोई को बताने की जरूरत नहीं, कोई इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं होता, और फ्लेक्सिबिलिटी, जहां चाहे वहां यूज करते हैं, जब चाहे तब बदल सकते हो उसको। अब इसमें पहला सोर्स कौन सा, तो रिटेन अर्निंग, यानी खुद के पैसे जो जमा तुमने किए वो। रिटेन अर्निंग्स आर प्रॉफिट that the company has reinvested in its operations rather than distributed to shareholders as dividend। ये पैसा तुमने खुद ने री इन्वेस्ट किया, खुद के पैसे, हमने शेयर होल्डर्स को पैसे नहीं दिए, लेकिन उस हिस्से में से हमने कुछ पैसे बिजनेस में री इन्वेस्ट किए। बाय रिटेन अर्निंग्स कंपनी कैन फंड इट्स ग्रोथ, यानी अगर कंपनी को आगे बढ़ाना है, एक्सपांड करना है, यानी विस्तरण करो, एंड इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव, कोई भी इन्वेस्टमेंट करना हो कोई भी जगह पे, लेकिन इसमें आपको बाहर के कोई भी सोर्स के ऊपर डिपेंडेंस, रिलाइंग यानी डिपेंडेंस रखने की जरूरत नहीं है, भरोसा रखने की जरूरत नहीं है। फिर आता है डेप्रिसिएशन फंड, घसारा भंडोड़ के बयान है। डेप्रिसिएशन यानी ग्रेजुअल डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल असेट्स ओवर टाइम। टेंजिबल यानी जो चीजें दिखती है वही, वो सारी असेट की कीमतें घटती है, उसको अपने डेप्रिसिएशन बोलेंगे। वाई डेप्रिसिएशन डज नॉट इन्वॉल्व अ कैश आउटफ्लो, इसमें कैश जाती नहीं है। इट कैन स्टिल बी कंसिडर्ड एन इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स फंड्स, जिसको हमने साइड पे रखा इवेंचुअल रिप्लेसमेंट के लिए, यानी बाद में, इवेंचुअल यानी बाद में, रिप्लेसमेंट करने के लिए यानी एसेट की जगह दूसरी एसेट लाने के लिए, या तो उस एसेट को अपग्रेड करने के लिए, बेहतर एसेट लाने के लिए। अब वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट,
ये भी वर्किंग कैपिटल का मैनेजमेंट करना मतलब तुम्हारे पास जो इन्वेंट्री है ना, बेकार का स्टॉक पड़ा रहना नहीं चाहिए। बेकार का स्टॉक तुम्हारे पास पड़ा रहना नहीं चाहिए। स्पीडिंग अप रिसीवेबल्स कलेक्शंस, यानी मतलब जिनके पास पैसे मांगते हैं ना, उसके पास से बराबर से कलेक्शन करो। और डिलेइंग पेबल पेमेंट्स, और जो पैसे देने के हो ना उसमें लेट करो। यानी पैसे देने के टाइम पे लेट करो और लेने के टाइम पे जल्दी करो, तो पैसा अच्छा खासा अपने पास आ जाएगा। तो ये तुम्हारी वर्किंग कैपिटल साइकिल इंप्रूव होती है, और इससे तुम्हारे पास कैश बचेगी। फिर सेल ऑफ असेट, जो असेट तुम्हारे पास अंडर यूटिलाइज यानी बराबर काम नहीं लगती, और नॉन कोर असेट, ऐसी असेट जो बेकार में पड़ी रही है, जैसे कि जमीन, बिल्डिंग, इक्विपमेंट और इन्वेस्टमेंट। जो इन्वेस्टमेंट तुम कभी काम नहीं लगाते अपने प्रोडक्शन के अंदर, वैसे उन सबको हटा दो। द प्रोसीड्स फ्रॉम असेट सेल्स कैन बी री इन्वेस्टेड इन द बिजनेस टू फंड ग्रोथ इनिशिएटिव और रिड्यूस डेट। इनको कहाँ पे यूज किया जा सकता है? हम ग्रोथ आगे बढ़ाने के लिए या तो डेट को रिड्यूस करने के लिए उसका यूज कर सकते हो। फिर रिड्यूसिंग इन्वेंट्री लेवल्स, एक्सेस इन्वेंट्री टाइज अप कैपिटल दैट कुड बी यूज फॉर अदर पर्पसेस। एक्सेस इन्वेंट्री यानी जितनी भी इन्वेंट्री यानी स्टॉक अपने पास है ना, उसको कम मत करो। वो तुम्हारी कैपिटल को टाई अप यानी बांध के रखती है। बाय इम्प्लीमेंटिंग इन्वेंट्री लेवल्स एंड फ्री अप कैश फॉर इंटरनल फाइनेंसिंग नीड्स, तो हम ये फाइनेंसिंग नीड के लिए क्या करेंगे? इन्वेंट्री लेवल को कम कर देंगे, जरूरत जितना करेंगे, ज्यादा वाला इन्वेंट्री हटा देंगे। फिर कॉस्ट को रिड्यूस करने का इनिशिएटिव, कॉस्ट रिडक्शन एफर्ट सच एज स्ट्रीमलाइनिंग ऑपरेशंस। ऑपरेशंस स्ट्रीमलाइन करना मतलब बराबर ट्रैक पे लाना उसको। फिर इंप्रूविंग एफिशिएंसी, अच्छी एफिशिएंसी हो। नेगोशिएटिंग बेटर टर्म्स विद सप्लायर्स, सप्लायर्स के टाइम पे अपनी शर्तों के ऊपर, सप्लायर के साथ अपनी शर्तों के ऊपर बात करें। कैन जनरेट इंटरनल फंड्स बाय लोअरिंग एक्सपेंस, इससे अपना एक्सपेंस कम हो जाता है, प्रॉफिट कम बढ़ जाता है। फिर लीज फाइनेंसिंग, खरीदेंगे नहीं, भाड़े पे रखेंगे एसेट को, लीज फाइनेंसिंग का मतलब। तो भाड़ा हमेशा कीमत से कम होता है। लीजिंग से क्या होता है कि अलाउज द कंपनी टू कंजर्व कैश, इससे कैश बचती है। एंड स्प्रेड द कॉस्ट ऑफ असेट एक्विजिशन ओवर टाइम वाइल स्टिल एंजॉइंग द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग असेट। हम असेट को यूज तो करेंगे, लेकिन हमारे पास जो खरीदना है ना, वो खरीदने के लिए हम जो एक सामने पैसे चाहिए, वो पैसे की हमको जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, सम कंपनीज ऑफर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन प्रोग्राम, जिसको ESPP बोलते हैं, एम्प्लॉय स्टॉक परचेज प्लान और प्रॉफिट शेयरिंग प्लान, विच अलाउज एम्प्लॉयज टू कंट्रीब्यूट अ पोर्शन ऑफ देयर कॉम्पनसेशन टुवर्ड्स कंपनी स्टॉक और प्रॉफिट शेयरिंग पूल्स। ये क्या करेंगे? ये जब कभी भी प्रॉफिट में उनको शेयर मिलेगा, लेकिन वो लोग अपना पैसा है नहीं थोड़ा इन्वेस्ट भी करेंगे बिजनेस के अंदर, तो इससे भी पैसा मिल जाएगा जहां पे जरूरत है वहां पे। ये इंटरनल फंड है क्योंकि कंपनी के पास से मिल जाता है। ओवरऑल इंटरनल सोर्सेज ये नहीं लिखेंगे, चलेगा। अब एक्सटर्नल सोर्स की बात करें, तो एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस रिफर टू फंड्स रेज, सोर्सेज आर एसेंशियल व्हेन इंटरनल फंड्स आर इनसफिशिएंट। फ्रॉम आउटसाइड लिखो बीच में। ये सोर्सेज क्यों जरूरी है? जब इंटरनल फंड्स तुम्हारे पास बराबर ना हो, एंड व्हेन फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन टू मीट द इट्स फाइनेंशियल नीड्स। This the organization seeks to leverage external sources to support growth, expansion और other strategic initiative। क्या करेंगे एक्सटर्नल सोर्सेज ले, क्योंकि हमको ग्रोथ चाहिए, एक्सपांड करना है बिजनेस को, या तो दूसरा कुछ नया चालू करना हो तब। अब इसमें पहले इक्विटी फाइनेंसिंग आएगा। कंपनीज कैन रेज कैपिटल बाय सेलिंग ओनरशिप स्टेक, शेयर्स या तो स्टॉक इन्वेस्टर्स को बेच दे, जिसको IPO बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग और सब्सिक्वेंट इक्विटी ऑफरिंग। दूसरी बार भी शेयर अपने बेच सकते हो। इन्वेस्टर्स परचेज शेयर्स इन एक्सचेंज ऑफ ओनरशिप राइट, और उनको क्या मालिक की हक मिलता है, और साथ में उनको डिविडेंड मिलेगा फ्यूचर में। और कैपिटल एप्रिसिएशन मतलब शेयर की प्राइस बढ़ेगी तो उससे फायदा होगा। फिर वेंचर कैपिटल, स्टार्टअप्स एंड हाई ग्रोथ कंपनीज कैन रेस इक्विटी फाइनेंसिंग फ्रॉम वेंचर कैपिटल फर्म्स। वेंचर कैपिटल यानी जो साहसिक उद्यमी होते हैं ना लोग, ऐसे लोग कि जो तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। शार्क टैंक याद रखो, इसमें जो शार्क टैंक में करते हैं वो यही करते हैं।
इन एक्सचेंज फॉर एन ओनरशिप स्टेक। वेंचर कैपिटलिस्ट प्रोवाइड फंडिंग टू अर्ली स्टेज कंपनी, यानी शुरुआत में नई नई कंपनी को पैसा देते हैं विद हाई ग्रोथ पोटेंशियल, लेकिन उनको ये गारंटी होनी चाहिए कि इन कंपनीज का अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल फ्यूचर में है। फिर प्राइवेट इक्विटी। प्राइवेट इक्विटी का मतलब equity firms invest in established companies by acquiring a significant ownership stake. Private equity financing typically involves restructuring. ये कैसा होता है, रिस्ट्रक्चर करना, यानी अपने बिजनेस को वापस नए सिरे से इकट्ठा ऐसा करना ना कि जैसे कुछ लोग अपना हक छोड़ दे और कुछ लोगों के पास से हम जो पैसे मांगते हैं वो फटाफट पैसे दे दे। ऑपरेशनल इन्वॉल्वमेंट, इंप्रूवमेंट एंड इवेंचुअल सेल, या तो हम कंपनी को बेच दे, बिजनेस को बेच दे, बराबर, पब्लिक ऑफरिंग से, जिससे हमको टू जनरेट रिटर्न्स फॉर इन्वेस्टर्स। फिर एंजल इन्वेस्टर्स है ना, वो बहुत एफ्लुएंट यानी पैसे वाले लोग हैं जो इक्विटी फाइनेंसिंग स्टार्टअप को देते हैं और अर्ली स्टेज कंपनीज। अगर मैं बात करूं तो शार्क टैंक ये वाला एंजल इन्वेस्टर्स के अंदर आता है। वो प्रोवाइड इक्विटी फाइनेंसिंग टू स्टार्टअप्स एंड अर्ली स्टेज कंपनीज इन एक्सचेंज फॉर ओनरशिप से। इनको ओनरशिप चाहिए, ये बोलेंगे 20%, 5%, इतना हिस्सा मेरा। एंजल इन्वेस्टर्स ऑफन प्रोवाइड मेंटरशिप। वो क्या करेंगे, मेंटरशिप प्रोवाइड करेंगे, मतलब उनको गाइड करेंगे। फिर एक्सपर्टीज, अपने एक्सपर्टीज का उनको फायदा देंगे, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी, और उनके पास मार्केटिंग बहुत अच्छा होता है, ये मार्केटिंग का इनके पास फायदा मिलेगा। अब दूसरा, ये तो इक्विटी वन है, डेट फाइनेंसिंग यानी लोन लेना। इसमें बैंक लोन है सबसे पहले तुम्हारी। बैंक लोन आपको फिक्स और वेरिएबल इंटरेस्ट रेट के ऊपर मिलती है। फिक्स रेट के ऊपर यानी एक तरह से रेट रहेगा, लेकिन वेरिएबल का मतलब अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज करे तो ये भी चेंज हो जाएगा। लेकिन बैंक लोन में आपको कोलेटरल लेना पड़ता है, मतलब कोई चीज को गिरवी रखना पड़ता है। कई बार अनसिक्योर्ड भी होता है, क्योंकि अगर बोरोअर बहुत अच्छी क्रेडिट वर्दीनेस रखता हो, क्रेडिट वर्दीनेस का मतलब उसकी बाजार में शाख ज्यादा हो, रेप्यूटेशन ज्यादा हो, तो उस टाइम पे उसको विदाउट एनी सिक्योरिटी भी लोन मिल सकती है। फिर बॉन्ड। बॉन्ड्स आर डेट सिक्योरिटीज दैट रिप्रेजेंट अ लोन फ्रॉम इन्वेस्टर्स टू द इश्यूअर। यहाँ पे भी सिक्योरिटी है एक तरह से, लेकिन इसमें फिक्स इंटरेस्ट रेट होता है और मेच्योरिटी रेट भी पहले से पता है तुमको, डेट कौन सी है वो। एंड इन्वेस्टर्स रिसीव पीरियोडिक इंटरेस्ट पेमेंट अंटिल द बॉन्ड मैच्योर। जब तक मैच्योरिटी नहीं होती तब तक उसका इंटरेस्ट आपको मिलता रहेगा, और जब मैच्योरिटी आएगी उस वक्त प्रिंसिपल अमाउंट रीपे कर दिया जाएगा। फिर आता है कमर्शियल पेपर। लार्ज कॉर्पोरेशन विद स्ट्रॉन्ग क्रेडिट रेटिंग, जिनकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी हो, ऐसी ऐसी कंपनीज, जो बड़ी कंपनीज होती है ना, वो 270 दिन से कम के लिए अनसिक्योर प्रोमिसरी नोट इश्यू कर दी। अनसिक्योर का मतलब इसमें कोई चीज गिरवी नहीं रखते, उनकी रेप्यूटेशन के ऊपर तुम उनको पैसा देते हो। फिर कन्वर्टिबल डेट। कंपनीज कैन इशू कन्वर्टिबल डेट सिक्योरिंग दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स एट अ लेटर डेट। आज है ना उसको किस में कन्वर्ट किया है, आज वो डेट है, लेकिन बाद में उसको किस में कन्वर्ट किया जाएगा, उसको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, डिबेंचर जैसा। कन्वर्टिबल डेट allows companies to raise funds to debt financing while providing investors with the potential for equity participation in the future। यानी आज तुमको इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन बाद में तुम इक्विटी पार्टिसिपेट करोगे, इसका मतलब तुम उस कंपनी के मालिक के अंदर से बन जाओगे। फिर अब गवर्नमेंट भी है, और इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसिंग, यानी बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन लोन देती है, तो गवर्नमेंट की ग्रांट और लोन देखो। कंपनीज में क्वालिफाई फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स और सब्सिडाइज लोन, यानी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिले ना, उसको अपने सब्सिडाइज लोन बोलते हैं। टू सपोर्ट स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, पर कुछ प्रोजेक्ट के लिए, रिसर्च या तो डेवलपमेंट इनिशिएटिव के लिए, या तो कुछ इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा मिलता है। फिर डेवलपमेंट बैंक जैसे वर्ल्ड बैंक है, रीजनल डेवलपमेंट बैंक है, या नेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, वो सारी इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को सपोर्ट करने के लिए खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करती है। और छोटे बिजनेस को, जिसको एसएमई बोलते हैं, स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइज को ये सपोर्ट करते हैं। फिर एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसीज। एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसी ये फाइनेंस, इंश्योरेंस और गारंटी देती है, किसके लिए, एक्सपोर्ट को सपोर्ट करने के लिए, एंड इंटरनेशनल ट्रेड ट्रांजेक्शन। ईसीएस हेल्प कंपनीज मिटिगेट रिस्क। मिटिगेट यानी कम करना, रिड्यूस। मिटिगेट की जगह पे क्या लिखेंगे, रिड्यूस। रिस्क एसोसिएटेड विद एक्सपोर्टिंग टू फॉरेन मार्केट, क्योंकि फॉरेन मार्केट में अगर तुमने कोई भी चीज भेजी तो उसके पैसे टाइम पे मिलेंगे, इसकी गारंटी नहीं होती, तो ये सब जोखिम ये लोग उठा लेते हैं। फिर ऑल्टरनेटिव फाइनेंसिंग,
एक क्राउड फंडिंग का मतलब क्या, लोगों के पास से पैसा कलेक्ट करना। ये कौन न्यूज एजेंसी जैसा करती है, जिससे ऑल्ट न्यूज है ना, वो क्राउड फंडिंग से पैसा कलेक्ट करती है। वो लोगों से पैसे मांगती है कि हम तुमको न्यूज देते हैं, और कोई भी क्या बोलते हैं, अपने पार्शलिटी के बिना हम न्यूज तुमको प्रोवाइड करते हैं। तो हमको चलाने के लिए पैसे की जरूरत पड़े तो तुम ये क्यूआर कोड के ऊपर पैसे भेजो। ये क्राउड फंडिंग हुआ। ऐसे क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म भी होते हैं, किसी को ऑपरेशन के खर्चे की जरूरत पड़ती है तो भी क्राउड फंडिंग किया जाता है। बराबर, उसके सामने रिवॉर्ड, इक्विटी या तो डेट कई बार दिया जाता है, लेकिन नॉर्मली ये लोग कोई अलाउ नहीं करते। फिर ट्रेड क्रेडिट एंड सप्लायर फाइनेंसिंग। ट्रेड क्रेडिट यानी हमें न किसी के पास से उधार ले ले, कोई चीज को सर्विस उधार ले ले और बाद में उसका पेमेंट करे। ट्रेड क्रेडिट आपको शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है और इम्प्रूव्स कैश फ्लो फॉर बायर्स। और खरीदने वालों का कैश फ्लो इंप्रूव होगा क्योंकि उसको पैसे अभी देने की जरूरत नहीं है। फिर सप्लायर फाइनेंसिंग। सप्लायर्स में ऑफर फाइनेंसिंग अरेंजमेंट सच एज सप्लायर क्रेडिट्स और सप्लायर चेन फाइनेंस प्रोग्राम्स, allowing buyers to extend payment terms while providing suppliers with early payment options और फाइनेंसिंग फ्रॉम थर्ड पार्टी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सप्लायर खुद फाइनेंस देता है तुमको। जैसे मैं स्कूटर खरीदने जाता हूँ, वही बोलता है तुम्हारी लोन कर देंगे। ये सप्लायर फाइनेंसिंग ऐसा ही हुआ, समझे। फिर लीजिंग एंड हायर परचेज। ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंस लीज दो अलग अलग है, और हायर परचेज तीसरी अलग चीज। कंपनीज कैन लीज, ऑपरेटिंग में देखो, कैन लीज इक्विपमेंट, व्हीकल और रियल एस्टेट थ्रू ऑपरेटिंग लीज वेयर द लेसर ऑब्टेन्स ओनरशिप ऑफ द एसेट। लेसर, उसके पास ओनरशिप है। ऑपरेटिंग लीज प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग। ऑफ बैलेंसिंग मतलब आपको वो एसेट बैलेंस शीट में दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो लीज पे है। बराबर ना। फाइनेंसिंग लीज यानी कैपिटल लीज। इसमें ऑप्शन है कि जब लीज की टर्म पूरी हो जाए ना, तो तुम वो लीज को खरीद सकते हो, वो एसेट को खरीद सकते हो। फाइनेंस लीज आर ट्रीटेड एज डेट ऑन द लेसिस बैलेंस शीट। ये डेट की तरह से ट्रीट की जाती है और ये लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग प्रोवाइड करती है एसेट को अक्वायर करने के लिए। यानी मैंने मकान फाइनेंसिंग लीज पे लिया हो ना, तो लीज खत्म हो तो मेरे पास ऑप्शन है उसको खरीदने का। फिर हायर परचेज एग्रीमेंट अलाउ businesses to acquire assets such as vehicles और इक्विपमेंट बाय मेकिंग इंस्टॉलमेंट पेमेंट्स ओवर टाइम। यानी धीमे धीमे टुकड़ों में आपको पेमेंट करना है। द ओनरशिप ऑफ द एसेट ट्रांसफर्स टू द बायर अपॉन कंप्लीशन ऑफ द पेमेंट टर्म। जब पेमेंट टर्म खत्म हो जाए ना, उस वक्त आपको वो चीज के मालिक बना दिया जाता है, जैसे इंस्टॉलमेंट पे अपने खरीदते वो। अब फैक्टरिंग एंड इनवॉइस फाइनेंसिंग लास्ट। फैक्टरिंग, कंपनीज कैन सेल अकाउंट रिसीवेबल टू अ थर्ड पार्टी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एट अ डिस्काउंट। जैसे मेरे पास किसी का बाकी कर्जा है, मुझे उससे पैसे लेने के, लेकिन मैं ऐसा चाहता हूँ मुझे अभी कैश चाहिए, तो मैं किसी को बेच देता हूँ डिस्काउंट पे। यानी उसको डिस्काउंट का पैसा मिलेगा, उसको पूरे पैसे मिलेंगे, मुझे थोड़े कम पैसे मिलेंगे, लेकिन मेरा रिस्क कम हो गया। इसको फैक्टरिंग बोलते हैं। लेमन ब्रदर्स नाम की एक कंपनी थी अमेरिका के अंदर जो यही काम करती थी, फैक्टरिंग सर्विस प्रोवाइड करती थी। अब इनवॉइस फाइनेंसिंग का मतलब क्या, कि आपके पास जो इनवॉइस है ना, कस्टमर फ्रॉम कस्टमर, उसके ऊपर आपको पैसा दिया जाता है। इसका मतलब आपको पता है कि इतने पैसे मुझे कस्टमर से मिलने वाले हैं, तो वो इनवॉइस में बना चुका हूँ, गुड्स डिस्पैच कर चुका हूँ, उससे पैसे लेने के बाकी है, उसको गिरवी रख के पैसे ले सकते हो। बराबर है। ये याद अगर लिखना है, आगे का पैराग्राफ अपने को लिखना नहीं है।